So in the last session, we have seen properties of wave. 7 important definitions थे. Number 1, amplitude. Number 2, wavelength, frequency, time period, double velocity, and phase difference. तो अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ वेव है, लेकिन वेव जिस मीडियम में से पास होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्ट्रिंग है. इस स्ट्रिंग में अगर हमने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर दिया तो वेव विल पास थ्रू दिस मीडियम. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेट अस से वाटर का सरफेस है. वाटर के सरफेस पे अगर हमने स्टोन को ड्रॉप कर दिया तो यहाँ पे भी वेव प्रोपोगेट होगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव. तो जिस मीडियम में से वेव पास होता है उसके भी कुछ प्रॉपर्टीज है दैट यू शुड नो. तो प्रॉपर्टी नंबर 1, तो फॉर मैकेनिकल वेव्स, याद रखना मैकेनिकल वेव्स मतलब वेव्स विच रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम. तो जिस मटेरियल मीडियम में से वेव पास होगा उसके कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल फॉर मैकेनिकल वेव्स टू प्रोपोगेट थ्रू अ मीडियम, द मीडियम शुड possess certain properties like the medium should be continuous. For example, imagine हमने वेव प्रोपोगेट कर दिया यहाँ से और ये मीडियम कंटिन्यूस है ही नहीं. कंटिन्यूस नहीं है मतलब सपोज यहाँ पे ये स्ट्रिंग ब्रेक हो गया तो वेव प्रोपोगेट होगा क्या? नहीं. तो कंडीशन नंबर 1 दैट द मीडियम शुड बी continuous. Number 2, it should be elastic. So the medium should be continuous and elastic so that the medium regains original state after the removal of deforming force. अब इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूस समझ में आ गया. अगर ब्रेक होगा इन बिटवीन तो वेव पास होगा नहीं होगा. लेकिन इलास्टिक मीडियम का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, और आपको मैंने बताया था ये कि जब एक मीडियम में से डिस्टर्बेंस पास होगा तो कोई भी पार्टिकल हो वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है. कि ऐसा हुआ कि एक जगह पे पहुंचा तो वहीं पे रह गया, ऐसा होता है क्या? नहीं. तो पार्टिकल क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं. तो पार्टिकल कीप ऑन वाइब्रेटिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. तो अगर मैंने ये डिस्टर्बेंस को मीडियम से हटा दिया, एग्जाम्पल अगर हमने मीडियम में से डिस्टर्बेंस को रिमूव कर दिया, मतलब वेव को रिमूव कर दिया, तो क्या होना चाहिए? पार्टिकल शुड गो एट रेस्ट, मतलब एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन. तो आपको याद है हमने इलास्टिसिटी नाम का एक टॉपिक देखा था जिसमें मैं बोला था द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज इलास्टिसिटी. तो ऐसा होना चाहिए ना कि जब आप वेव को प्रोपोगेशन करना रोक देते हो, मतलब यू स्टॉप सेंडिंग वेव्स, तो पार्टिकल शुड गो टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब द पार्टिकल शुड रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन. कि ऐसा हुआ एक बार मैं इमेजिन करो हम गए पिकनिक पे, लेक के पास में एक पत्थर डाल दिया पानी में और वहां पे वेव बन गया जिसको आप क्या बोलते हो? वाटर वेव. और वो वैसे के वैसे अटक गया. ऐसा होता है क्या? आफ्टर अ वाइल वापस से क्या होता है? द वाटर सरफेस बिकम्स स्टेबल. इसका मतलब वाटर मीडियम के पास कौन सा प्रॉपर्टी है? इलास्टिक. तो एक बार वेव पास हो गया तो पार्टिकल के मीडियम कहाँ जाने चाहिए? वापस से मीन पोजीशन पे, मतलब उसके ओरिजिनल पोजीशन पे. तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिस मीडियम में से वेव प्रोपोगेट होगा वो कंटिन्यूस भी होना चाहिए और वो इलास्टिक भी होना चाहिए, सो दैट द मीडियम रिगेन्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. नंबर 2, the medium must be capable of storing energy and transferring it in the form of waves. तो अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि वेव करता क्या है? क्या करता है वेव? एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर करता है. तो वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनर्जी को ट्रांसफर करता है, मतलब मीडियम शुड बी कैपेबल ऑफ, मीडियम ने अलाउ करना चाहिए ना. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम स्पीकिंग, तो मेरा थ्रोट जो एनर्जी जनरेट कर रहा है वो आपके कान तक पहुंच रहा है थ्रू एयर. तो एयर इज सपोर्टिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. अगर एयर सपोर्ट करता ही नहीं तो मैं कितने भी जोर से चिल्लाता तो आपको सुनाई देता क्या? नहीं, ऑफ कोर्स नो. तो रिमेंबर ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जिस मीडियम में से वेव प्रोपोगेट होगा वो एनर्जी को स्टोर भी करना चाहिए और उसको ट्रांसफर भी करना चाहिए. तो प्रॉपर्टी नंबर 2, द मीडियम मस्ट बी कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एंड
transferring energy in the form of waves. Number 3, frictional resistance of the medium must be negligible. अब ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ये भी आपको दो एग्जाम्पल से समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन हमारे पास दो मीडियम है, इन दोनों मीडियम में से हमने वेव को प्रोपोगेट कर दिया. एक मीडियम में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस नहीं था और एक में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है. फ्रिक्शन क्या करता है भाई, द वे अपोज करता है. वेरी गुड. तो जिस मीडियम में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस नहीं होगा उस मीडियम में एम्पलीट्यूड हमेशा क्या होगा, सेम. तो द मीडियम इन विच there is no frictional resistance, the amplitude remains same. But ऐसा मीडियम जिसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, उस केस में एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो डिक्रीज होता रहेगा. दैट इज द आइडिया. तो अगर एक मीडियम में, जिस मीडियम में से वेव प्रोपोगेट हो रहा है, अगर उसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस रहा तो थोड़ी देर के बाद वेव डैम्प हो जाएगा, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है. इसको बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ वेव. क्या बोलते हो इसको, डैम्पिंग. इसका मतलब ये वेव एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाएगा, बाद में वो ट्रेवल करेगा नहीं. सिंपल. और अगर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस नहीं हुआ तो ये वेव क्या करता रहेगा, कंटिन्यूअसली ट्रेवल करता रहेगा थ्रू अ मीडियम. इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव. क्या बोलते हैं इसको, प्रोग्रेसिव. मतलब क्या, द वेव विच कीप्स ऑन ट्रेवलिंग कंटिन्यूअसली, उसको क्या बोलते हो, प्रोग्रेसिव. हम भी बोलते हैं ना प्रोग्रेस करते रहो. तो वेव क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है. क्या कर रहा है, चलते जा रहा है. तो वो कब पॉसिबल है, जब मीडियम में क्या नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन. और अगर मीडियम में फ्रिक्शन हुआ तो फिर वेव एक जगह पे आके क्या करेगा, रुक जाएगा. तो इट विल नॉट बी एबल टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी. इट विल स्टॉप इन बिटवीन. तो कहीं ना कहीं वो रुक जाएगा बीच में. तो तीन इंपॉर्टेंट चीज है. नंबर 1, कंटिन्यूअस एंड इलास्टिक. द मीडियम थ्रू विच वेव इज प्रोपोगेटिंग, ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस, और क्या होना चाहिए, इलास्टिक. नंबर 2, प्रोग्रेसिव, capable of storing and transferring energy in the form of waves. Number 3, frictional resistance should be negligible so that the wave is always progressive. मतलब the amplitude of the wave is not decreasing with time. तो तीन important चीज है. For mechanical waves to propagate through medium, there are three important parameters: continuous and elastic. Number 2, the medium must be capable of storing energy and transferring it. Number 3, frictional resistance must be neglected. तो ये तीन चीजें होनी चाहिए. फिर मैंने अभी अभी आपको बताया व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव. मैं फिर भी एक बार डिफाइन कर दूंगा व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव. तो प्रोग्रेसिव वेव मतलब क्या, अ वेव which continuously travels in a given medium, in a given direction, is known as progressive wave. Simple. So wave which continuously travels in a given direction in a given medium is known as progressive wave. तो continuously चलता ही जाएगा given direction में. तो progressive wave के कुछ properties है, characteristics of progressive wave. Number 1, all vibrating particles of the medium have same amplitude, period and frequency. मतलब for example, imagine ये एक प्रोग्रेसिव वेव है और इस प्रोग्रेसिव वेव में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं. तो पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग. ये मीन पोजीशन है. दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स. तो फिलहाल वेव को छोड़ दो, फिलहाल हम सिर्फ बात करते हैं पार्टिकल्स की. कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल, सिर्फ थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको रखना पड़ेगा. अब तक हमने यहाँ से वेव को प्रोपोगेट किया नहीं. मतलब यहाँ से डिस्टर्बेंस पास हुआ नहीं. जैसे तुम डिस्टर्बेंस पास करोगे, मतलब वेव पास करोगे, तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट होंगे. क्वेश्चन ये था
क्या इन सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड सेम है? यस। तो अगर एक पार्टिकल का 2 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है तो दूसरे का भी 2 है, तीसरे का भी 2 है, चौथे का भी 2 है, तो सबके सब पार्टिकल्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज सेम। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हो आप? एम्पलीट्यूड। तो व्हेन अ प्रोग्रेसिव वेव पासेस थ्रू, इसलिए मैंने बोला ना, अगर प्रोग्रेसिव नहीं होगा तो देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड सेम है? नहीं है। तो एम्पलीट्यूड सारे पार्टिकल का सेम कब होगा? जब वेव होगा प्रोग्रेसिव। तो जब भी एक प्रोग्रेसिव वेव एक मीडियम में से पास होता है, सारे के सारे पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं विद सेम एम्पलीट्यूड, सेम एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड सेम है मतलब कोई भी पार्टिकल तुम लोगे तो वो पॉजिटिव साइड पे मैक्सिमम यहाँ तक आएगा, नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। बस कोई भी पार्टिकल ले लो, टेक एनी पार्टिकल, इट विल गो अप टू मैक्सिमम दिस एंड अप टू मैक्सिमम दिस ऑन द अदर साइड। तो ऐसा है ये, क्लियर? राइट। नंबर 2, दे हैव द सेम पीरियड। सेम पीरियड मतलब अगर एक पार्टिकल को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 3 सेकंड लग रहे हैं तो कोई भी और पार्टिकल लोगे तो उसको भी एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 3 सेकंड लगेंगे। और अगर पीरियड सेम हो तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होता है। तो व्हेन प्रोग्रेसिव वेव प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम, the particles vibrate with same amplitude, same period and same frequency। तो क्या सेम नहीं होता है? फेज। मैंने आपको कल बताया था फेज का मतलब क्या है। फेज का मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन। देखो होगा क्या, थोड़ा सा फिजिक्स इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपको। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था, कोई डिस्टरबेंस पास नहीं हुआ, फिर मैंने रस्सी के एक एंड को ऊपर उठाया, ऊपर उठाया तो ये यहाँ पे आ गया, और मैंने इसको भी जर्क दे दिया, झटका दे दिया, तो क्या होगा? वेव पास होगा। वेव पास होगा मतलब पार्टिकल्स डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो एज यू कैन सी पार्टिकल्स हो गए डिस्प्लेस। तो पार्टिकल्स डिस्प्लेस हो गए, समथिंग लाइक दिस। तो इमेजिन कर लो, अब पार्टिकल्स हो गए डिस्प्लेस। अब क्या सेम नहीं है? तो आपने बोला फेज। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज इज नॉट सेम? फेज अलग होने का मतलब क्या है? फेज अलग होने का मतलब ये है, देखो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी और पार्टिकल का टाइम पीरियड तो है सेम, लेकिन सारे के सारे पार्टिकल एक साथ एम्पलीट्यूड पे गए थे, एक साथ मीन पे आए थे? नहीं ना। अगर ऐसा होता, सपोज ऐसा होता कि सारे के सारे पार्टिकल एक साथ एम्पलीट्यूड पे जा रहे हैं, मतलब एक साथ यहाँ आ रहे हैं, फिर एक साथ यहाँ पे आएंगे, फिर एक साथ मीन पे जाएंगे, तो तुमको वेव दिखेगा ही नहीं। व्हाट यू विल सी इज जस्ट दिस, ये सारे पार्टिकल्स है, सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर गए, एक साथ नीचे है, फिर ऊपर गए, फिर नीचे है। ऐसा हुआ क्या? नहीं। तो रिमेंबर, थोड़ा सा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है लेकिन 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या सेम है? एम्पलीट्यूड। क्या क्या सेम है? पीरियड। और क्या सेम है? फ्रीक्वेंसी। क्या सेम नहीं है? फेज। मतलब अगर एक पार्टिकल एक गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, मतलब π/2, मैंने कल भी बताया था ये, तो जो दूसरा पार्टिकल है हो सकता है उसका फेज कितना है? 0। हो सकता है दूसरे पार्टिकल का फेज कितना है? पाई। हो सकता है दूसरे पार्टिकल का फेज कितना है? 3π/2। हो सकता है उसका कितना फेज है? 2π। हो सकता है 5π/2। हो सकता है 7π/2। हो सकता है 3π। तो व्हाट इज डिफरेंट? फेज। व्हाट इज डिफरेंट? डिस्प्लेसमेंट मतलब फेज में सारा इन्फॉर्मेशन आ गया। यू आर राइट, डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट, सही बात है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसका इन्फॉर्मेशन कौन देता है? फेज। तो देखो ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑल द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम have same amplitude, period and frequency. Only state of oscillation, that is phase changes from particle to particle. अगर phase change नहीं होता, सारे particles का phase same होता, तो सारे के सारे particles एक साथ ऊपर एक साथ नीचे। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो you should remember this। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का पक्का। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज अ प्रोग्रेसिव वेव? लिखा है, लिखा है, a wave which travels continuously in a given direction in a given medium. Two properties of progressive waves: same period, same amplitude and same frequency.
all the particles of the medium through which progressive wave propagates have same amplitude, same period and same frequency. What is not same? Phase. Phase changes from particle to particle. अब ये जो प्रोग्रेसिव वेव है ये दो टाइप के होते हैं. पहला टाइप है ट्रांसवर्स वेव. तो टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स. नंबर 1 पहला टाइप है, इसको आप बोलते हो ट्रांसवर्स वेव. क्या बोलते हो इसको? ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव में होता क्या है? ट्रांसवर्स वेव में डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर. फॉर एग्जांपल, ये बेस्ट एग्जांपल है, सॉरी ये बेस्ट एग्जांपल है. वेव कौन से डायरेक्शन में आगे जा रहा है? एक्स. और पार्टिकल्स कौन से डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं? वाई. तो वाई और एक्स परपेंडिकुलर होता है क्या? यस. तो ट्रांसवर्स वेव में the particles of the medium, they vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation. इसको क्या बोलते हो? Transverse wave. A progressive wave in which the particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation is known as transverse wave. तो याद रखना, ट्रांसवर्स वर्ड का ही मतलब है परपेंडिकुलर. तो वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल and direction of propagation, they are at 90 degree to each other. तो simple तो डिफाइन कैसे करोगे? तो ट्रांसवर्स वेव डिफाइन कैसे करेंगे देख लेते हैं एक बार. बहुत सिंपल है. A progressive wave in which direction of, या फिर in which the particles of the medium vibrate, in which the particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to propagation, in a direction perpendicular to direction of propagation is known as transverse wave. सिंपल. तो जैसे हर एक वेव के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, वैसे ट्रांसवर्स वेव के भी कुछ प्रॉपर्टी है. बट पहले तो बताओ, डिड यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव? जिस मीडियम में से, फॉर एग्जांपल इवन वाटर वेव्स, तुमने जब स्टोन ड्रॉप किया तो वेव कहाँ जा रहा था? आउटवर्ड्स. लेकिन पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे थे परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. तो वाटर वेव्स कौन से टाइप के वेव्स है? ट्रांसवर्स वेव. रस्सी को मैंने एक एंड पे बांध के रखा है, दूसरे एंड पे मैंने उसको जर्क दिया, तो पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज x and vibration direction is y. तो ऐसे ट्रांसवर्स वेव के 8-9 प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशन होता है, और ये 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. देखो 12th में ना लिखना बहुत ज्यादा पड़ेगा एग्जाम में, तो अभी से प्रिपेयर कर लो और आदत डाल लो इंग्लिश की, क्योंकि एग्जाम में आपको इंग्लिश में ही लिखना है वहां पे. तो बहुत जगह पे वापस से आप सीखोगे characteristics of transverse wave, characteristics of progressive wave, characteristics of stationary wave. तो पहला पॉइंट कभी भी डेफिनेशन ही होता है उसका. मैंने क्या बताया? A progressive wave in which the particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to direction of propagation. तो देखो इसका पहला प्रॉपर्टी देखो इसका. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, all the particles of the medium in the path of wave vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation with same period and एम्पलीट्यूड. सिंपल, बराबर. और जब ट्रांसवर्स वेव एक मीडियम से प्रोपोगेट होगा तो मीडियम में क्या जनरेट हुआ? क्रेस्ट. फिर क्या जनरेट हुआ? ट्रफ. फिर क्या जनरेट हुआ? क्रेस्ट. फिर क्या जनरेट हुआ? ट्रफ. फिर क्या जनरेट हुआ? क्रेस्ट. तो व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम,
द मीडियम गेट्स डिवाइडेड इनटू अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्रेस्ट क्या होता है? रीजन्स ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और ट्रफ क्या होता है? रीजन्स ऑफ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो वो सेकेंड प्रॉपर्टी है। व्हेन ट्रांसवर्स वेव passes through a medium, the medium is divided into alternate crest, that is regions of positive displacement, and trough, that is regions of negative displacement. Simple. Correct? So when transverse wave passes through a medium, the medium gets divided into alternate crest and trough. Crest are regions of positive displacement and trough negative displacement. उसके बाद आपको याद है आपने वेवलेंथ कैसे डिफाइन किया था? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल्स व्हिच आर इन सेम फेज। तो अगला डेफिनेशन इज रिलेटेड टू वेवलेंथ। द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द वेव, अलोंग द वेव मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। वैसे तो कर रहे हो ना, सपोज हमारे पास एक मीडियम है, इस मीडियम में वेव प्रोपोगेट हो रहा है, तो तुम वेवलेंथ कैसे डिफाइन करते हो? क्रेस्ट टू क्रेस्ट या फिर ट्रफ टू ट्रफ। तो तुम ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हो कौन सी डायरेक्शन में? एक्स। और वेव प्रोपोगेट हो रहा है कौन सी डायरेक्शन में? एक्स। बराबर। वेव एक्स में प्रोपोगेट हो रहा है, तुम डिस्टेंस भी मेजर कर रहे हो अलोंग एक्स। कि अलोंग वाई किया मेजर? अलोंग एक्स किया ना। तो देखो क्या बोला है, द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द वेव, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या मेजर कर रहे हो? डिस्टेंस। सो द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द वेव बिटवीन एनी टू consecutive points in the same phase, for example either crest or trough, is called as wavelength of the wave, right? So wavelength is measured in the direction of propagation of wave, not in the direction of vibrations. Vibration हमेशा क्या होंगे? परपेंडिकुलर। क्लियर है यहाँ तक? अब एक पॉइंट हमने ये लिखा था, मैंने बताया था कि वेव क्या होता है? ट्रांसपोर्ट सर्विस है। किसका? एनर्जी का। तो ये सोचो कि एनर्जी या मोमेंटम वेव एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों लेके गया? क्योंकि थोड़ा सा इमेजिनेशन वापस बढ़ाना पड़ेगा। एक रस्सी थी, रस्सी का एक एंड दीवार पे था, दूसरा एंड आपके हाथ में है, आपने उसको ऊपर लेके गए, मतलब आपने क्या प्रोड्यूस किया? ऊपर लेके गए, मतलब क्या किया प्रोड्यूस? क्रेस्ट की तरफ क्रेस्ट। फिर आप उसको नीचे लेके गए तो क्या प्रोड्यूस किया? ट्रफ। तो जो पहले क्रेस्ट तुमने प्रोड्यूस किया था वो कहाँ गया? ये कौन सा वेव है? हाँ, ट्रांसवर्स में मतलब कौन सा है? ये प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव वेव मतलब क्या होता है? ट्रैवलिंग होता है, मतलब ये चलते जाता है। तो जो तुमने पहले क्रेस्ट जनरेट किया था वो कहाँ गया? आगे गया। फिर ट्रफ जनरेट किया, फिर क्रेस्ट जनरेट किया, फिर ट्रफ जनरेट किया, फिर क्रेस्ट जनरेट किया। तो ये क्रेस्ट ट्रफ तुम जनरेट कर रहे हो, कहाँ जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो एनर्जी कौन लेके गया? क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कौन लेके जाता है? क्रेस्ट एंड ट्रफ। देखो अगला पॉइंट वही होगा, क्रेस्ट एंड ट्रफ एडवांस, मतलब दे मूव इन द मीडियम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर ये क्रेस्ट और ट्रफ मीडियम में आगे जाते ही नहीं तो एनर्जी जाता क्या? जाता नहीं। तो ये आप 12th में सीखोगे, जिसको आप बोलते हो स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव। कॉन्सेप्ट इतने क्लोजली रिलेटेड है, अगर आपको एक चीज समझी तो दूसरी समझिए बाय डिफॉल्ट। और अगर एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आए तो दोनों इजी बन जाएंगे, क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव में क्रेस्ट और ट्रफ क्या करता है? एडवांस करता है, मतलब क्या करता है? प्रोग्रेस करता है। तो वो एनर्जी कौन लेके गया? क्रेस्ट एंड ट्रफ। जब स्टैंडिंग वेव है, स्टेशनरी वेव है, उसमें क्रेस्ट और ट्रफ एडवांस करेगा क्या? नहीं। तो एनर्जी कोई लेके जाएगा क्या? नहीं। तो स्टेशनरी वेव इज नॉट कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, बट प्रोग्रेसिव वेव इज कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इंपॉर्टेंट है, वो 12th में सीखोगे आप। अब इंपॉर्टेंटली ट्रांसवर्स वेव कौन से मीडियम से पास हो सकता है ये पता होना चाहिए। तो ट्रांसवर्स वेव नॉर्मली सॉलिड में से पास होता है। कहां से पास होता है? सॉलिड। कहां से पास होता है? सॉलिड। कहां से पास होता है? सॉलिड। और लिक्विड के सिर्फ सरफेस पे पास होता है। एग्जाम्पल वाटर वेव, तुमने वाटर के सरफेस पे स्टोन ड्रॉप किया था, तो ट्रांसवर्स वेव कहां जनरेट हुआ था?
सरफेस पे कि अंदर? अंदर नहीं होता है। अंदर कौन सा होता है? लॉन्गिट्यूडिनल, वो अगला है टॉपिक। तो ट्रांसवर्स वेव कैन पास थ्रू सॉलिड्स एंड सरफेस ऑफ लिक्विड्स। तो ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स एंड ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड्स ओनली, दे कैनॉट ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स एंड गैसेस। तो लिक्विड्स और गैसेस में से पास हो नहीं सकते हैं वो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन वो मैकेनिकल वेव है क्या? नहीं। हम कौन से वेव की बात कर रहे हैं? मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव मतलब कौन सा वेव जिसके लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव बट दे डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब क्रेस्ट या ट्रफ, जब भी ट्रांसवर्स वेव है तो क्रेस्ट एंड ट्रफ है। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या कर रहा है? एडवांस हो रहा है। एडवांस हो रहा है मतलब क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है, एक जगह से कहाँ जा रहा है? दूसरी जगह पे जा रहा है। तो उस केस में जिस मीडियम में से पास होगा, उस मीडियम में कहीं पे भी प्रेशर चेंज नहीं होता। यू नो हाउ यू डिफाइन प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया, यस, लेकिन वो गैस के लिए होता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ज्यादा डेंसिटी मतलब ज्यादा प्रेशर, मोर डेंसिटी मतलब मोर प्रेशर, इन शॉर्ट। तो जब ट्रांसवर्स वेव एक मीडियम में से पास होगा तो किसी भी पॉइंट पे प्रेशर का चेंज नहीं है, मतलब डेंसिटी का चेंज है क्या? नहीं है। तो व्हेनेवर ट्रांसवर्स वेव पासेस थ्रू अ मीडियम देयर इज नो चेंज इन प्रेशर और डेंसिटी। सो व्हेन ट्रांसवर्स वेव्स एडवांस थ्रू अ मीडियम देयर इज नो चेंज इन द प्रेशर एंड डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ मीडियम। हाउएवर क्या चेंज होता है? शेप। वो तो हो ही रहा है। जो पॉइंट अभी क्रेस्ट है वो थोड़ी देर के बाद क्रेस्ट नहीं रहेगा, वो मे भी मीन पे आ जाएगा, मे भी वो कहाँ जाएगा? ट्रफ पे जाएगा। तो जब भी एक ट्रांसवर्स वेव एक मीडियम में से पास होता है तो प्रेशर और डेंसिटी चेंज होता है क्या? नहीं। चेंज क्या होता है? शेप। यहाँ क्लियर? बराबर। अब 7th नंबर पॉइंट पे मैं आता हूं। 7 नंबर पॉइंट थोड़ा सा ऐसा है, 12th का कॉन्सेप्ट लगने वाला है यहाँ पे, तो नॉट टू वरी, मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव याद है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? डज नॉट रिक्वायर एनी मेटेरियल मीडियम। हाँ ठीक है। और नॉन नॉन मैकेनिकल वेव, और इट हैज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेन में वाइब्रेट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग इन दिस पर्टिकुलर प्लेन, XY प्लेन, electric field is vibrating in which plane? XY plane. So magnetic field is vibrating in which plane? XZ plane. सही है? पक्का? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है? परपेंडिकुलर है। ये मैं सिंगल वेव की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? सिंगल वेव। अब फिलहाल टेम्पररीली मैग्नेटिक फील्ड को भूल जाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फिजिक्स मैग्नेटिक फील्ड के लिए एप्लीकेबल है वही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब अगर आप बोलते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पीड इतना है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी उतना ही है। तो जो कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होगा वो किसके लिए होगा? तो फिर कॉम्प्लिकेट करना क्यों? तो हमको समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड के लिए हो रहा है। अगर मेरे पास एक सिंगल वेव है, इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अब आपको समझ में आएगा गर्मी में जब आप सनग्लासेस पहनते हो, कभी पहना होगा सनग्लासेस, क्या होता है उससे? क्या होता है सनग्लासेस पहनने से? रोशनी कम आती है, मतलब इंटेंसिटी कम होता है, ब्राइटनेस कम होता है, बराबर। तो ऐसा क्यों होता है? तो आंसर इज हियर। तो ये देखो, ये एक वेव है। इस एक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर प्लेन में है। इस केस में कौन सा प्लेन है? XY प्लेन, बराबर। ये एक सिंगल वेव की बात कर रहा हूं मैं। जब तुम लाइट का बटन चालू करते हो या फिर सनलाइट है, उसमें सिंगल वेव होता है क्या? नहीं। आपको पता है कितने वेव्स होते हैं? बिलियंस।
एक सेकेंड में बिलियंस, बिलियन मतलब कितना, 10⁹, 10⁻10 इतने ज्यादा वेव होता है। तो ऐसा कंपलसरी है क्या कि हर एक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन सेम प्लेन में होगा? नहीं। तो हो सकता है एक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन इस प्लेन में है, दूसरे का इस प्लेन में नहीं है, हो सकता है किसी और प्लेन में है, तो रोटेट होना चाहिए, नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हो सकता है दूसरे का इस प्लेन में है, हो सकता है तीसरे वेव का किसी और प्लेन में है, हो सकता है चौथे वेव का किसी और प्लेन में है, हो सकता है पांचवे वेव का किसी और प्लेन में है। तो ऐसा लाइट, क्योंकि ये लाइट है, फिलहाल मैं लाइट की बात कर रहा हूँ, मैं मैकेनिकल वेव पे बाद में जाऊंगा। हम ट्रांसवर्स कौन से वेव की बात कर रहे हैं? मैकेनिकल। लेकिन मैं कौन सा बता रहा हूँ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए। ऐसा लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हर एक डायरेक्शन में हो, उसको आप बोलते हो अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हो? अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हो? अनपोलराइज्ड लाइट। तो whenever electric field vibrations are in all possible directions, such light is called as unpolarized light. क्या बोलते हैं इसको? Unpolarized light. अब सनलाइट इज अनपोलराइज्ड लाइट, इसलिए दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा धूप हम आता है जब आंखों में, तो फिर हम क्या पहनते हैं? सनग्लासेस। तो सनग्लासेस क्या करता है पता है? सनग्लासेस करता है ऐसा है कि सिर्फ एक वाइब्रेशन को पास होने देता है, बाकी सबको कर देता है ब्लॉक। तो वो जो सनग्लास का मटेरियल होता है वो बाकी सारे वेव को कर देता है ब्लॉक, सिर्फ एक पर्टिकुलर वेव को पास करता है। तो इसको बोलते हो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं इसको? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। व्हेन द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर ओनली इन वन डायरेक्शन, तो वाइब्रेशंस आर ओनली इन वन डायरेक्शन, तो उसको क्या बोलते हो? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं उसको? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही वेव है, मैं ये बोल रहा हूँ कि सारे के सारे वाइब्रेशन एक ही प्लेन में है। आया ध्यान में? तो जब वाइब्रेशन सारे प्लेन में हो तो कौन सा लाइट? अनपोलराइज्ड लाइट। और जब वाइब्रेशन एक ही प्लेन में हो तो क्या बोलते हो? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इमेजिन करो, इमेजिन करो मेरे पास एक रस्सी था जो मैंने दीवार के एक एंड को बांध के रखा है, दूसरा एंड मेरे हाथ में है। मैं उसको अप डाउन भी वाइब्रेट कर रहा हूँ, मैं उसको साइड वाइज भी वाइब्रेट कर रहा हूँ, मैं उसको हॉरिजॉन्टल भी वाइब्रेट कर रहा हूँ। तो ये कैसा हो गया? अनपोलराइज्ड लाइट जैसा हो गया। वाइब्रेशंस आर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, राइट। अगर मैंने ये सब करना बंद कर दिया, सिर्फ अप डाउन वाइब्रेट कर रहा हूँ, तो वो कौन सा हो गया? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अब आपको समझ में आएगा। If the vibrations of all the particles along the path of wave are constrained, constrained मतलब restrict करना, constraint करना मतलब क्या? restrict करना, are constrained to be in single plane, then the wave is called as polarized wave. Transverse wave can be polarized. Longitudinal wave जो अब हम सीखेंगे उसके लिए पोलराइजेशन होता ही नहीं है। तो पोलराइजेशन स्ट्रिक्टली कौन सी वेव के लिए होता है? ट्रांसवर्स वेव। यहां तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? तो ये 7 प्रॉपर्टीज याद रहेगी। प्रॉपर्टी नंबर 1 इज डेफिनेशन। इफ द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल आर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, देन द वेव इज ट्रांसवर्स वेव। When transverse wave propagates through a medium, the medium gets divided into alternate crest and trough. Then yes, the distance measured along the direction of propagation between two crests is known as wavelength, या फिर between two points which are in same phase. उसके बाद since crest and trough advance, they transfer energy from one point to another. Then they pass through solids and on the surface of liquids. They do not pass through liquids and gases. उसके बाद प्रेशर एंड डेंसिटी डू नॉट चेंज। तो जब ट्रांसवर्स वेव एक मीडियम से पास होगा तो उस मीडियम में प्रेशर और डेंसिटी चेंज नहीं होता है। और लास्टली ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड। अब आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पे। तो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो,
ये सब पॉसिबल हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ऑल दिस इज बिकमिंग पॉसिबल बिकॉज ऑफ विच टाइप ऑफ वेव्स? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। बिकॉज ऑफ विच टाइप ऑफ वेव्स? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके, तो जस्ट अ मिनट, मेरे को सिर्फ ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी जो करनी थी, बिकॉज यू नीड दिस थिंग। लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये सब जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, वो समझेगा वाई। ट्रांसवर्स वेव में डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन क्या था? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बराबर। अगर वेव एक्स में प्रोपोगेट हो रहा है तो वाइब्रेशन है वाई में। यहां तक क्लियर? नाउ इमेजिन, इमेजिन ये एयर है और हमने अभी तक एयर में कोई भी डिस्टरबेंस प्रोड्यूस नहीं किया। अब हम एक ट्यूनिंग फोर्क लेके आए, देखा होगा ट्यूनिंग फोर्क, कॉलेज में तो देखा ही होगा 100%। अब हम एक ट्यूनिंग फोर्क लेके आए, इस ट्यूनिंग फोर्क को पैट किया मतलब पटक दिया और एयर में रख दिया। ये जो ट्यूनिंग फोर्क के दो आर्म है इसको बोलते हैं प्रॉन्ग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? प्रॉन्ग। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉन्ग। तो जब आप पटकते हो इसको तो प्रॉन्ग क्या करते हैं? वाइब्रेट होते हैं, बाहर अंदर, राइट। तो ये जो प्रॉन्ग है ये क्या करेंगे? ये बाहर की तरफ आएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? अंदर की तरफ, फिर क्या जाएंगे? बाहर की तरफ, फिर क्या करेंगे? अंदर की तरफ, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर चलता रहेगा ऐसा, चलता रहेगा। जब ऐसा हो रहा है तो जब प्रॉन्ग बाहर की तरफ आ रहा है, तो बाहर की तरफ आ रहा है तो बाहर कौन है? एयर है। तो ये प्रॉन्ग जब बाहर आया तो एयर मॉलिक्यूल्स को क्या किया इसने? पुश कर दिया, पुश, राइट। जब पहले तुमने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस नहीं किया था तो डेंसिटी क्या था? सेम था। किसी भी दो मॉलिक्यूल का डिस्टेंस क्या था? सेम था। लेकिन जैसे ही प्रॉन्ग बाहर आया उसने क्या किया? पुश कर दिया, मतलब उसने मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल का डिस्टेंस क्या कर दिया? कम। क्या कर दिया? कम। तो एयर क्या हो गया? कंप्रेस। क्या हो गया? एयर कंप्रेस। तो इसको बोलते हो कंप्रेशन। तो क्या प्रोड्यूस हो गया? कंप्रेशन इज प्रोड्यूस्ड। क्या प्रोड्यूस हुआ? कंप्रेशन। क्योंकि प्रॉन्ग बाहर आया तो एयर पुश हो गया, पुश हो गया तो फिर डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया तो क्या बोलते हो? कंप्रेस करना। तो क्या हो गया? कंप्रेशन। अब जब ये प्रॉन्ग अंदर की तरफ जाएगा तो एयर को ज्यादा जगह मिल जाएगी, तो अब डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, डिस्टेंस बढ़ जाएगा सही बात है, लेकिन जो कंप्रेशन हमने पहले प्रोड्यूस किया था फिर वो कहाँ गया? वो आगे चला गया। और यहाँ पे जो कंप्रेशन है वो तो आगे गया। कंप्रेशन मतलब डेंसिटी ज्यादा, डिस्टेंस कम। रेयरफैक्शन मतलब डेंसिटी कम और डिस्टेंस ज्यादा। तो यहाँ पे जहां पे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में डिस्टेंस बढ़ गया इसको क्या बोलते हो? रेयरफैक्शन। क्या बोलते हो इसको? रेयरफैक्शन। फिर वापस से प्रॉन्ग बाहर आएगा, क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। फिर अंदर जाएगा, क्या करेगा? रेयरफैक्शन करेगा। तो ऐसा चलते रहेगा, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन चलता रहेगा। और ऐसे कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस ट्रैवल होते रहेंगे। तो कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस विल कीप ऑन ट्रैवलिंग थ्रू एयर। यहां तक क्लियर? क्लियर क्लियर? पक्का? नाउ लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। मुझे बताओ वेव कहाँ ट्रैवल किया, कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल किया? एक्स में, वेरी गुड। और पार्टिकल्स वाइब्रेट कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? एक्स में, वाई में नहीं, एक्स में। देखो ऐसा है, पार्टिकल आगे गया, पीछे आया, फिर आगे गया, फिर पीछे आया, फिर आगे गया, फिर पीछे आया। तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज एक्स एंड प्रोपोगेशन इज ऑल्सो एक्स। तो डिफाइन कैसे करोगे? अ प्रोग्रेसिव वेव इन विच direction of vibration of particle is parallel to the direction of propagation is known as longitudinal wave. Simple. तो हम डायरेक्टली आ जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, सिंपल सिंपल, all the particles of the medium along the path of the wave vibrate in a direction
पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन विद सेम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। वहां पे सिर्फ एक वर्ड अलग था, परपेंडिकुलर, यहाँ पे पैरेलल। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ फिजिक्स का प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली फिजिक्स इज इजी। द थिंग इज कि तुम उसको इमेजिन कैसा कर रहे हो, याद कैसे रख रहे हो। अब यहाँ का पहला प्रॉपर्टी याद आ गया, आ गया, वहां का याद आ गया, यस। वहां का दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, whenever transverse wave propagates through a medium, the medium gets divided into alternate crest and trough। यहाँ पे क्या बना था, compressions and rarefactions। देखो वही होगा, when longitudinal wave passes through a medium, the medium is divided into regions of alternate compressions and rarefactions। Compression is a region of high pressure and density। Compression is a region where the particles of the medium are crowded, मतलब high pressure zone। And rarefaction is the region where particles of the medium are more widely separated and hence there is low pressure। सिंपल, बराबर। वहां तीसरा प्रॉपर्टी क्या था, वहां पे the distance measured along the propagation between two points which are in same phase is known as wavelength। वहां पे सेम फेज के पॉइंट्स कौन थे, क्रेस्ट या फिर ट्रफ, यहाँ पे कंप्रेशन या फिर रेयरफैक्शन। तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन इज वेवलेंथ, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रेयरफैक्शन इज वेवलेंथ, तो देखो वही आएगा आगे। अ कंप्रेस, सॉरी ये तो ठीक है, दिस इज समथिंग आई विल नॉट राइट डाउन। The distance measured along the wave between any two successive points having same phase is known as wavelength। मतलब same phase मतलब कौन, compression या फिर rarefaction। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद एक पॉइंट था, पॉइंट नंबर 4। इन्होंने थोड़ा सा सीक्वेंस बिगाड़ दिया, मैं नहीं बिगाड़ूंगा। crest and trough advance through a medium and they carry energy। crest and trough advance in a medium and are responsible for transfer of energy। तो longitudinal wave में कौन एडवांस हो रहा है, compressions and rarefactions। देखो the compression and rarefactions advance in the medium and are responsible for transfer of energy। इसके बाद क्या पॉइंट था, सॉलिड्स में से पास होता है कौन, ट्रांसवर्स वेव, बराबर बराबर। लॉन्गिट्यूडनल वेव हर एक में से पास होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन पास थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। और तीनों एग्जांपल हमको ऑलरेडी पता है, कम से कम एक तो लाइव एग्जांपल है, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो। बीच में क्या है, एयर, एयर क्या है, गैस, पास होता ही है। और एक एग्जांपल सोनोग्राफी सुना है, तो सोनोग्राफी में पता है कौन सा व्यूज होते हैं, साउंड वेव्स, एंड साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। टाइटैनिक का किस्सा सुना है, पता है टाइटैनिक के डूबने का रीजन पता है, हाँ वो आइसबर्ग के साथ टक्कर हो गया था वो तो है, लेकिन टक्कर क्यों हुआ था उसका रीजन है, बताता हूं मैं। साइंस तो हर जगह पे मिलेगा, नो मैटर वेयर यू गो यू विल फाइंड साइंटिफिक एविडेंस ऑफ समथिंग। इमेजिन कर लो ये टाइटैनिक है और यहाँ पे नीचे एक आइसबर्ग है, सम आइसबर्ग। होता ऐसा है, हर एक शिप के नीचे, ये वाटर लेवल है, इमेजिन हर एक शिप के नीचे एक डिवाइस होता है जो कंटिन्यूअसली वेव्स इमिट करता है, साउंड वेव्स इन दिस केस। क्या बोलते हैं उसको, सोनार, राइट। तो यहां से वेव निकलेंगे, ये जाएंगे, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगे। तो जिस डिटेक्टर ने वेव को इमिट किया, डिटेक्टर भी है, ये वेव प्रोड्यूस भी करता है, दोनों काम करता है। जिसने प्रोड्यूस किया वो डिटेक्ट भी करता है। इसने प्रोड्यूस किया, जैसे प्रोड्यूस किया वेव, क्लॉक चालू कर दिया, जैसे वो रिफ्लेक्ट होके वापस आया तो टाइम मेजर कर लिया इसने, 10 सेकेंड लगे, 20 लगे, 1 मिनट लगा, 2 मिनट लगा, वो मेजर कर लेगा, बराबर। और हमको स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर की वैल्यू पता होती है, जो भी है 400 500 600 मीटर पर सेकंड जो होगी वो, राइट। तो आपको क्या पता है, वेलोसिटी, आपको क्या पता है, टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम, मिल गया डिस्टेंस, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जाने में और आने में है, सही है।
तो हमको पता लग जाता है कि वहां पे कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, जैसे आइसबर्ग। अब टाइटैनिक में दिक्कत ये हो गई कि कैप्टन का ध्यान ही नहीं था डिटेक्टर पे। जब तक उसका ध्यान गया और उसने टर्न मारने की कोशिश की, गए। टर्न लग तो गया, लेकिन ये आइसबर्ग पीछे के एंड पे हो गया, पानी का लीकेज इनसाइड गया, टाइटैनिक डूब गया, खत्म बात। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर साउंड वेव लिक्विड से ट्रैवल नहीं करता तो ऐसे डिटेक्टर कभी बनते ही नहीं। तो साउंड वेव्स मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, बट नॉट फ्री स्पेस। वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करता है, कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए कंपलसरी क्या चाहिए, मटेरियल मीडियम। और एज यू कैन सी, हमको तो दिख ही रहा है यहाँ पे, जब लॉन्गिट्यूडनल वेव एक मीडियम में से ट्रेवल करेगा तो प्रेशर और डेंसिटी इज चेंजिंग। जब ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल्स थ्रू मीडियम, प्रेशर एंड डेंसिटी remains same, does not change. But when longitudinal wave travels through a medium, since there are compressions, matlab density is increasing, pressure is also increasing, and there are also rarefactions. So in this case, when longitudinal wave travels through a medium, there is change in pressure and density. So when longitudinal waves advances through a medium, there are periodic variations in pressure and density along the path of wave and also with टाइम। लास्ट कॉन्सेप्ट हमने जो देखा था, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब क्या, कि सारे के सारे वाइब्रेशंस को एक ही प्लेन में रिस्ट्रिक्ट करना। पोलराइजेशन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के लिए ही होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव पे एप्लीकेबल नहीं है। तो याद रखना, ये 12th में वापस लगेगा। पोलराइजेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू विच टाइप ऑफ वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो कौन से 7 प्रॉपर्टीज है लॉन्गिट्यूडनल वेव के? All the particles of the medium vibrate in a direction parallel to the direction of propagation. Whenever longitudinal wave passes through a medium, the medium gets divided into alternate compressions and rarefactions. The distance between adjacent compression or rarefaction is known as wavelength. Compressions and rarefactions advance in a medium and are responsible for transferring energy. Travel through solids, liquids and 6 number, वो तो इधर ही लिखा हुआ है। Whenever longitudinal wave passes through a medium, there is change in pressure and density. There are variations in pressure and density. And last point, longitudinal waves cannot be polarized. Clear यहाँ तक? So ठीक है, stop here for today.